यस गाइस, वेलकम टू द मैट्रिक्स करियर पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो बच्चों, अब हमारे बोर्ड एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और आज से बच्चों हिंदी मीडियम की क्लासेस भी आनी चालू हो जाएंगी और हमारे पास जितने चैप्टर हैं उतने दिन में हम पूरी मैथ्स को कवर करेंगे। और सबसे पहले तुम अपने नोटबुक के पहले पेज पर लिख देना। अरे क्या लिख देना बच्चों, अपने को कितने लाने? 100 आउट ऑफ 100 लाने हैं, है ना। 80 का पेपर होगा, 80 आउट ऑफ 80 लाने ही हैं। अपन ने सीरीज का नाम भी बच्चों जो रखा है वो क्या रखा है? मिशन 100। ठीक है, तो बच्चों आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, हमारा पहला चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम क्या है बच्चों? वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है बच्चों? वास्तविक संख्याएं। हम जब भी पढ़ने बैठते हैं, देखो कितना गजब का चैप्टर है। जब भी अपन ने पढ़ाई, आज से सर पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, जब भी पढ़ने बैठते हैं पहला चैप्टर ही लेके बैठते हैं। इसलिए मैं ये भी तुमसे उम्मीद कर सकता हूँ कि पहला चैप्टर तो तुमने थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लिया होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद तुमको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अपने राजस्थान बोर्ड के अंदर बच्चों 4 मार्क्स का ये चैप्टर आने वाला है। कितने नंबर का आएगा बच्चों? 4 नंबर का चैप्टर आएगा, जिसके अंदर बच्चों 2 तो पूछे जाएंगे बहुविकल्पात्मक प्रश्न, जिसको बोलते हैं एमसीक्यूज, और बच्चों 2 जो होंगे वेरी शॉर्ट यानी कि अति लघुतरात्मक वाले प्रश्नों को पूछा जाएगा। ठीक है, इस बार बच्चों वो जो √2 अपरिमेय संख्या प्रूव करना, √3 अपरिमेय संख्या प्रूव करना, उसके आने के चांस मुझे थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पहले होता ये था 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता था और अपन रट के चले जाते थे, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, दनादन करके 2 मार्क्स आ जाते थे। इस बार बच्चों एमसीक्यूज भी 2 हैं और 2 वेरी शॉर्ट अति लघुतरात्मक प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है हमें इस चैप्टर को। क्लियर है बच्चों? शुरू करते हैं हमारा चैप्टर वास्तविक संख्याएं। चलो भाई, पहले तो हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे बच्चों? एक तो पढ़ेंगे संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे बच्चों? संख्या पद्धति। अगर आपने बोर्ड से जो मॉडल पेपर आया है उसमें देखा होगा तो पहला क्वेश्चन बच्चों इस संख्या पद्धति का है। इसलिए दुनिया की सारी संख्याएं, मतलब जो अपने को अपने लेवल तक पढ़नी चाहिए, उन सब का नॉलेज होना बेहद जरूरी है। फिर उसके बाद बच्चों अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पढ़ने हैं। अरे किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालना अपने को आना चाहिए बच्चों, उससे भी अपने को एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों क्या? LCM, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक को पढ़ा जाएगा। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों, इसमें एक रिलेशन, एक संबंध काम करता है, और वो क्या है कि 2 पूर्णांक संख्याएं, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं बच्चों, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, अगर 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, मैं उसको a और b मान लेता हूं, तो इन दोनों का जो गुणनफल है a इंटू b जो है वो इसके LCM और HCF के बराबर होता है। एक प्रश्न तो इस नियम से आएगा ही आएगा। क्लियर? और फिर उसके बाद थोड़ा सा अपन इसको हल्के में लेंगे, लेकिन पढ़ना तो है ही बच्चों, अपरिमेय संख्याओं को प्रूव करना। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। ठीक है, सिद्ध करना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अपन पढ़ेंगे। ठीक है, और यही हमारा पहला चैप्टर है बच्चों। वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड क्या क्या पूछेगा? एक संख्या पद्धति पूछेगा, फिर अभाज्य गुणनखंड, फिर बच्चों LCM और HCF निकालना, इनके बीच रिलेशन, और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का अपना काफिला। स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से। किससे शुरू कर रहे हैं बच्चों? संख्या
पद्धति। मैं एक बार जल्दी से सारी संख्याओं को लिख देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, सब तुमने सुन रखा है, सब कुछ तुमने सुन रखा है। अरे धरती पर सबसे पहले कौन आया? अरे कोई तो आया होगा, वो प्रकृति का वो होगा भाई। चलो भाई, एक है बच्चों प्राकृत संख्याएं। क्या है? प्राकृत संख्याएं। अरे प्रकृति में गाय भैंसे गिनी होंगी बच्चों, तो एक दो गिनी होंगी। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? जो कि एक से शुरू होती हैं, एक से लगाकर इनफाइनाइट यानी अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती हैं बच्चों? प्राकृत संख्या। इसमें पॉइंट वाले नहीं आते हैं ना, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद, अरे उसके बाद मार्केट में कौन आ गया बच्चों? जीरो आ गया, दैट इज कॉल्ड पूर्ण संख्याएं। अरे कौन सी संख्याएं बच्चों? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जो जीरो से शुरू होती हैं। किससे शुरू होती हैं बच्चों? वे संख्याएं जो जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 लगाकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाती है बच्चों? पूर्ण संख्याएं कहलाती है। फिर उसके बाद, अरे उसके बाद फिर कौन सी संख्याएं? उसके बाद पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं बच्चों? पूर्णांक संख्याएं। अरे ये संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं प्यारों? ये संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है धनात्मक। कौन सी? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव। एक होती है बच्चों जीरो। अरे जीरो भी एक पूर्णांक है जिसको शून्य पूर्णांक कहते हैं। और उसके बाद बच्चों ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, नेगेटिव पूर्णांक संख्याएं बच्चों। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जो 1 2 3 4 से अनंत तक, जिसके आगे प्लस लगे, ठीक है, प्लस वाली। फिर जीरो शून्य पूर्णांक, न धनात्मक है न ऋणात्मक है ना, ये इसको किसी में डालना नहीं है भाई। और ऋणात्मक यानी कि माइनस वाली, -1 -2 -3 -4 से लगाकर माइनस इनफाइनाइट तक की संख्याएं क्या कहलाएंगी बच्चों? ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। फिर उसके बाद बच्चों शुरू करते हैं दशमलव संख्याएं। कौन सी संख्याएं? दशमलव। चलो भाई, सही लिखा है मैंने? बिल्कुल सही लिखा है। दशमलव संख्याएं। प्यारे बच्चों, दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? अरे अपन ने बचपन में जाना है, तुमको भी याद है। ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है शांत दशमलव। कौन सा बच्चों? शांत दशमलव। एक होती है बच्चों शांत दशमलव, और जो शांत नहीं होती वो कौन सी? दैट इज कॉल्ड अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। चलिए भाई, अब जैसा नाम है बच्चों वैसा ही इसका काम है। शांत दशमलव क्या होते हैं? अरे ऐसी संख्याएं, पहले तो दशमलव संख्या पता है ना तुमको, जिसमें पॉइंट लगे। अरे बच्चों जिसमें पॉइंट लगे, शांत दशमलव क्या होते हैं? अरे शांत दशमलव वो होते हैं जो दशमलव के बाद शांत हो जाए, खत्म हो जाए। मैंने लिखा 5.14, ये शांत हुआ। अरे पॉइंट के बाद शांत हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है, इसका मतलब ये शांत दशमलव। मैंने लिखा 3.27, मैंने लिखा 5.92, 5 कर दो और, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद हमारी संख्याएं रुक जाती हैं तो ऐसे दशमलव संख्याएं क्या कहलाएंगी बच्चों? शांत दशमलव कहलाएंगी। फिर उसके बाद बच्चों अशांत दशमलव, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो है अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति दशमलव। एक होती है अशांत आवृत्ति दशमलव और एक होती है अशांत अनावृत्ति। अरे अशांत अनावृत्ति दशमलव, ठीक है बच्चों। अब
देखो, आवृत्ति का मतलब होता है पुनरावृत्ति, बार बार आना, और अशांत का मतलब जो शांत नहीं हो। अगर दशमलव के बाद, क्या बोला मैं, अगर दशमलव के बाद संख्याएं शांत नहीं होती हैं, आगे चलती रहे और चलती रहे, तो ऐसे दशमलव अशांत दशमलव कहलाते हैं। और जिसमें दशमलव के बाद पुनरावृत्ति होती है, मैंने लिखा बच्चों 0.33333 डैश डैश डैश, 3 रुकने का नाम ही नहीं ले। और इसको बच्चों हमने किससे प्रदर्शित किया था बच्चों, बार लगाकर प्रदर्शित किया था। ठीक है, 0.3 के ऊपर बार है, इसका मतलब 3 जो है वो बार बार रिपीट कर रहा है। मैंने लिखा बच्चों 5.272727 डैश डैश डैश, तो ये 5.27 दोनों पे बार आ गया। जिस पर बार लगा इसका मतलब वही संख्या बार बार रिपीट कर रही है। फिर उसके बाद मैंने कहा 3.421421 डैश डैश डैश, तो ये 3.421 इस पूरे पे बार आ गया। तो ये जितनी भी बार वाले नंबर्स हैं, बार वाली संख्याएं हैं, जो बार बार रिपीट भी कर रही हैं और शांत होने का नाम भी नहीं ले रही हैं, ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी बच्चों, अशांत आवृत्ति दशमलव। फिर उसके बाद बच्चों क्या है, अशांत अनावृत्ति दशमलव। देखो मैं इसमें कुछ और भी एग्जाम्पल लिखाऊंगा। ठीक है, अशांत अनावृत्ति मैंने लिखा 32.4612098876 डैश डैश डैश। ठीक है, क्या ये शांत हुई, नहीं हुई। क्या इसमें कोई रिपीट कर रहा है बार बार, मतलब सेम पैकेट नंबर्स का रिपीट करना चाहिए, संख्याओं का जो है वो बार बार रिपीट करे, पुनरावृत्ति करे, ऐसा मामला नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये एक अशांत अनावृत्ति दशमलव है। ठीक है, मैंने कहा 5.272829 डैश डैश डैश। ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा है बच्चों, इसका मतलब ये अशांत अनावृत्ति दशमलव है। क्लियर। फिर इसके जगत फेमस एग्जाम्पल बच्चों, पाई का जो शुद्ध मान है बच्चों, वो अशांत अनावृत्ति 3.14 आगे चलता ही जाता है बच्चों, और ना तो रिपीट करता है न ही खत्म होता है। इसका मतलब पाई जो है वो एक अशांत अनावृत्ति दशमलव का उदाहरण है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों √2 का जो मान है, √2 का मान 1.414 आगे बढ़ता ही जाता है और रिपीट भी नहीं करता है। तो रूट के अंदर 2 लिखा है, तो इसका मान भी बच्चों ये जो होगा वो उदाहरण अशांत अनावृत्ति दशमलव का होगा। फिर उसके बाद √3 1.732, और सीधे से बच्चों लिखता हूं, अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाती है तो गारंटी है कि वो उसका जो एक्सपांशन है उसको खोलेंगे बच्चों, उसका जो मान है वो अशांत अनावृत्ति दशमलव होता है। क्लियर, यहां तक मामला क्लियर है क्या बच्चों? एक बार वापस देख लेना, पाई मेन चीज पाई है बच्चों, पाई एक अशांत अनावृत्ति दशमलव है। ठीक है, लेकिन बच्चों 22/7 जो है, अगर इसको खोलोगे तो ये रिपीट करेगा, 22/7 हो या 3.14 हो, 3.14 इतना ही लिखा है तो ये शांत दशमलव में आएगा। क्लियर। अब सुनना मेरी बात, अब संख्याओं को 2 और प्रकार से मैं विभाजित कर रहा हूं, जिसमें एक परिभाषा लिख रहा हूं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या बच्चों? परिमेय संख्याएं। आ जाओ भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपना क्वेश्चन ही इससे पूछेगा बच्चों, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? क्या बोला बच्चों में, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? चलिए भाई, ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q में प्रदर्शित किया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके, वे संख्याएं जिसे P/Q में प्रदर्शित किया जा सके, जहां Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए और
ये जो P और Q है ये पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। कौन सी संख्याएं हो? पूर्णांक संख्याएं। तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी बच्चों? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कहूं, मैंने लिखा 2, 2 एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है बच्चों। क्यों? इसको 2/1 लिख सकते हैं। मैंने लिखा 3/4, ये भी एक परिमेय संख्या है। मैंने लिखा 22/7, ये भी एक परिमेय संख्या है। मैंने लिखा 0, क्या 0 एक परिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल 0 एक परिमेय संख्या है। 0 को P/Q में लिखा जा सकता है, 0/10, 0/20, 0/50, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं और जितने भी शांत दशमलव हैं, शांत दशमलव संख्याएं, उन्हें हम P/Q में, अरे पॉइंट हटा के नीचे 0 ही लिखना है, तो शांत दशमलव भी किस में आएगा? परिमेय संख्याओं में आएगा। फिर उसके बाद अशांत, अशांत आवृत्ति दशमलव, अरे जितने भी बार वाले नंबर हैं, जितने भी बार वाली संख्या जिस पर बार लगा है, तो वो अशांत आवृत्ति दशमलव हैं, तो ये भी परिमेय संख्या में ही आएंगे। अरे भाई मैंने 0.3 का बार बताया था, ठीक है। अगर इसको P/Q में व्यक्त करना है तो तुम 1/3 इसका मान निकालो, तो 0.333 यही आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसे P/Q में व्यक्त किया जा सके, और जहां Q 0 नहीं हो, नीचे 0 तो होना ही नहीं चाहिए, और P और Q क्या है बच्चों? एक पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। ये सारे उदाहरण जो मैंने लिखे हैं ये एक परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। अब बारी आती है बच्चों किसकी? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। बच्चों अपरिमेय संख्याएं क्या होती? जो परिमेय नहीं हो, ठीक है। कौन सी? जो परिमेय नहीं हो, जो परिमेय, जो परिमेय नहीं हो, मतलब जिसे P/Q में विभाजित नहीं किया जा सके, ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी बच्चों? अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। अगर मैं इसके उदाहरण दूं तो मैंने लिख दिया 3/0, नीचे 0 आ गया, महापाप है, अपरिमेय संख्या है। मैंने लिखा पाई, ठीक है। पाई, पाई से पहले चलो मैं एक बात और लिख देता हूं, अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति दशमलव, अशांत अनावृत्ति दशमलव, ठीक है। इसके जगत उदाहरण अपन ने लिखा पाई। तो पाई क्या है बच्चों? एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन 3.14 भी एक परिमेय संख्या है। बट अगर पाई एक सिंबल आ जाए, एक चिन्ह आ जाए, तो उसको हम किस में काउंट करना है बच्चों? अपरिमेय संख्याओं में, ठीक है। अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाए, यानी कि √2, √3, √5, तो ये सब भी क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है मामला बच्चों? यहां तक परिमेय और अपरिमेय भेद करना आना चाहिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन वहीं से ही पूछा गया है, ठीक है। चलो भाई, अब मैं एक संख्याओं का एक चार्ट बना देता हूं। चलो भाई, हमारे चैप्टर का नाम जो है बच्चों वो क्या है? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? अरे जिसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके। तो संख्या रेखा पर तो सारी संख्याओं को प्रदर्शित करते, बिल्कुल। तो सारी संख्याएं, क्या सारी परिमेय और अपरिमेय मिला के वास्तविक संख्या बनती? बिल्कुल बनती। अब तक हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी हैं, क्या वो सब भी वास्तविक संख्याएं? बिल्कुल, वो सब भी वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर? अब सुनना मेरी बात, अब मेरी बात सुनना। मैं एक चार्ट बना रहा हूं, वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांट रहा हूं, ठीक है। एक जो बिना दशमलव की है, जिसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं, और एक जो कि क्या है बच्चों? दशमलव वाली संख्याएं हैं, दशमलव संख्याएं। बच्चों पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? अरे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक धनात्मक,
एक शून्य और एक ऋणात्मक। बच्चों धनात्मक पूर्णांक में क्या थे? पॉजिटिव सारे, 1 2 3 से लगाकर इनफाइनाइट तक। शून्य में 0 और ऋणात्मक में -1 -2 -3 -4 से लगाकर माइनस इनफाइनाइट तक। क्लियर बच्चों? ये जो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं यही प्राकृत संख्याएं हैं। और अगर इसमें 0 को भी मिला दें तो ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। क्या बनेंगी बच्चों? पूर्ण संख्याएं। फिर उसके बाद यहां आ जाते हैं बच्चों दशमलव संख्याएं। कितने टाइप की होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। एक है बच्चों शांत और एक है अशांत दशमलव। शांत के उदाहरण बच्चों 3.14, 5.426, तो ये सारे उदाहरण जो हैं वो शांत दशमलव के। फिर अशांत दशमलव भी बच्चों 2 प्रकार के हैं। अरे कौन कौन से? एक तो है अशांत आवृत्ति। अशांत आवृत्ति सारे बार वाले नंबर्स अभी अपन ने पढ़ा है, 0.3 बार, 5.27 बार, तो ये सारे किस में आएंगे बच्चों? अशांत आवृत्ति में आएंगे। और एक है अशांत अनावृत्ति। अशांत अनावृत्ति बच्चों मैंने लिखा 5.2728229 डैश डैश डैश, जो खत्म भी नहीं हो, जो रिपीट भी नहीं करे, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अशांत अनावृत्ति। और इसके जगत फेमस एग्जाम्पल पाई अशांत अनावृत्ति में आएगा, √2, √3, √5, ये सब के सब किस में आएंगे बच्चों? अशांत अनावृत्ति में आएंगे। चलो भाई अब सबसे बड़ा बता रहा हूं, बड़ी बात बता रहा हूं। ये नजर आ रहा है भाई? नहीं आ रहा है इतना? चेंज कर देना है भाई। चलो भाई यहां से लगा करके बच्चों यहां से लगा करके यहां तक की ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब के सब परिमेय संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं बच्चों? परिमेय संख्या। इन सबको हम P बटा Q में व्यक्त कर सकते हैं जहां Q 0 नहीं हो, और P और Q क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या है। और ये पूरा रगड़ा बच्चों, ये पूरा रगड़ा जो है ये अपरिमेय संख्याओं का है। ये अपरिमेय संख्याओं का, और सारी परिमेय और अपरिमेय मिलके वास्तविक संख्याएं बनती हैं, और यही हमारे चैप्टर का नाम है। चलिए भाई उतार लीजिए बच्चों, पॉज द वीडियो इफ यू नोट इट डाउन। बढ़ते हैं अब थोड़ा सा आगे। चलिए भाई अब हम हमारे नए टाइटल पे आते हैं बच्चों। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की बच्चों आधारभूत प्रमेय। देखो ये प्रमेय क्या कहती है? ये प्रमेय ये कहती है कि सभी भाज्य संख्याएं जो हैं, भाज्य संख्याएं बच्चों जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, तो सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय प्रकार से गुणनखंडित किया जाता है। ठीक है, मैं क्या बोला उस पर ध्यान नहीं देना है अपने को। अपन चलो भाई लिख देता हूं एक बार तो कि सभी भाज्य संख्याओं को, सभी भाज्य संख्याओं को
अभाज्य अद्वितीय प्रकार से, अद्वितीय प्रकार से, अद्वितीय प्रकार से अभाज्य संख्याओं से गुणन खंडित किया जाता है, गुणन खंडित किया जाता है। देखो ये मैंने क्या लाइन लिखी, फर्जी सी लाइन होगी भले, लेकिन इसका मतलब समझना। इसका मतलब ये है कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, उसका अलग अभाज्य गुणनखंड निकलता है। अरे अभाज्य गुणनखंड आता है ना, अरे वही बच्चों, एक खड़ा डंडा एक आड़ा डंडा बचपन में किया होगा। अरे किया है कि नहीं किया? बिल्कुल। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, मैंने लिखा 140। क्या लिखा बच्चों? 140 लिखा है। प्यारों अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मुझे इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, बात नंबर 1, हम क्या कर रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। इसका मतलब यहां जो संख्याएं लिखी जाएंगी वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 वगैरह वगैरह, जिसके 2 से ज्यादा कोई गुणनखंड नहीं हो। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है ना, इस बात का ध्यान रखना। अब हमें जो अभाज्य गुणनखंड स्टार्ट करना है वो छोटी से छोटी संख्या का लेना है। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना है अपने को। चलो भाई, तो ये 2 से जाएगा कितनी बार बच्चों? 2 से 14, 0 का 0। फिर वापस 2 से जाएगा बच्चों कितनी बार बच्चों? 35 बार। 2 तिया 6, 2 पंचे 10। फिर अब 5 से जाएगा, 3 से नहीं जा रहा है भाई लोगों, 5 से जाएगा कितनी बार? 7 बार। और ये 7 से गया कितनी बार? 1 बार। तो अब ये जो 140 के गुणनखंड है वो 2 × 2 × 5 × 7। प्यारे बच्चों, इसको अगर घात रूप में व्यक्त करें, है ना, घात रूप में लिखना भी जरूरी है। तो कैसे? 2 बार 2 है तो हम लिखेंगे इसको 2 की घात 2 × 5 × 7। एक बार है तो पावर 1 घात 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे अभाज्य गुणनखंड निकाले जाते हैं। और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि तुम किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हो। अब मैंने 140 का ये जो अभाज्य गुणनखंड निकाला है, तो इसके जैसा अभाज्य गुणनखंड दूसरी किसी संख्या का नहीं होगा। ठीक है भाई, यूनिक वे है, अद्वितीय प्रकार से लिख रखा है। इसके जैसी शक्ल का किसी और का अभाज्य गुणनखंड मिलेगा क्या? अरे नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। ठीक है, एक और ले लेता हूं। मैंने लिखा बच्चों 512। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। आ जाओ, चलो भाई, किससे जाएगा बच्चों? 2 से। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10 और 1 बचा, 2 छंग 12। फिर वापस 2 से जाएगा। इकाई का अंक सम संख्या मतलब 2 से जाएगा ही जाएगा। फिर वापस 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अठे 16। फिर वापस 2 से जाएगा। 2 छंग 12, 2 चौके 8। वापस 2 से जाएगा। 2 तिया 6, 2 दूनी 4। वापस 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 1 बचा, 16 दूनी 32। वापस 2 से जाएगा। 2 अठे 16। ओहो, वापस 2 से जाएगा। 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। बच्चों 512 का जो अभाज्य गुणनखंड निकाला हमने, 2 × 2 × 2, 2, 2, 2 और 2 हो गए 9। 3, 3, 6 और 3, 9। यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 9 हमने निकाला है। क्लियर? अब सुनना मेरी बात। अब 2025 में बच्चों एक प्रश्न आया था, 2025 या 24 में आई थिंक आया था, 2025 में ही आया था कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में
ठीक है, तुम भी प्रश्न लिख लेना। ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों, सोते सोते नहीं देखना है, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठना है और फिर देख के ये सारी चीज़ें उतारनी है, और लगभग पेपर इसी में से ही आएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर कवर हो रहा है भाई इस लेक्चर से, तो ध्यान से पढ़ना। और भाई लोगों, अब पढ़ना स्टार्ट कर देना, रोज बहाने मत बनाना, पढ़ने बैठो। तो बच्चों, अगर तुम्हारी घड़ी में 8:47 हो रही हैं तो कभी ऐसा मत सोचना कि मैं 9 बजे बैठूंगा। ऐसा नहीं सोचना है बच्चों, वो 9 कभी बजती नहीं है। जैसे ही 9 बजती है, अपन फ़ोन चलाते चलाते वो 9:05 हो जाती है, फिर सोचते हैं 9:15 पढ़ेंगे, 9:15 के बाद फिर ऐसे 9:30 हो जाती है, 9:45 हो जाती है, 10 बजे तक तो विकेट गुल हो जाता है बच्चों, अपन सो जाते हैं। तो 8:47 पे पढ़ने बैठो तो 8:47 पर ही पढ़ना चालू कर देना, 9 बजे का इंतज़ार नहीं करना है। अपन ने पूरा साल ऐसे ही निकाल दिया है, लेकिन अब 1 महीना ऐसे नहीं निकालना है। क्लियर है भाई लोगों? चलो भाई, मैं इसको हटा रहा हूं। 400 के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, 400 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग, घातों का योग क्या होगा, ऐसा हमें क्वेश्चन में कह रखा है। क्या कह रखा है बच्चों? 400 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और जैसे ही अभाज्य गुणनखंड निकालते हो तो उसकी जो घात होगी बच्चों, उसका योग निकालना है अपने को। क्लियर? आ जाओ निकालते हैं। पहले तो 400 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। किससे जाएगा? अरे 2 से। कितनी बार? 2 दूनी 4, फिर 2 से गया, 2 एकम 2, फिर 2 से गया 50 दूनी 100, फिर 2 से जाएगा बच्चों 25, फिर अब किससे जाएगा? 5 से जाएगा, और ये 5 बार, और 5 एकम 5। प्यारों, 400 बराबर 2 कितनी बार है? 1 2 3 और 4 बार 2, और 2 बार 5 है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। बच्चों, हमारे पास 2 की घात क्या आई? 4, मल्टीप्लाई 5 की घात क्या आई बच्चों? 2 आई। ठीक है, अब हमें प्रश्न में क्या कहा है? इसकी घातों का योग पूछा है। क्या पूछा है? घातों का योग पूछा है, और घात ये 4 और ये 2। बच्चों, घातों का योग, घातों का योग जो है वो क्या हुआ? 4 + 2 बराबर 6, ये आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे ही राजस्थान बोर्ड के अंदर पूछा गया प्रश्न है। क्लियर बच्चों? और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो बात थी बच्चों की इसकी। देखो, हमने संख्या पद्धति को पढ़ लिया है, फिर हमने अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, जिसको बोलते हैं बच्चों अभाज्य गुणनखंड, ये भी अपन ने पढ़ लिया है बच्चों। इसके कुछ उदाहरण मैं जैसे कि तुमको होमवर्क दे देता हूं भाई, मुझे कमेंट में बता देना 3825 का अभाज्य गुणनखंड बता देना। किसका? 3825 का। मुझे कमेंट में जवाब चाहिए भाई। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं LCM और HCF, आ जाओ LCM तथा HCF। ठीक है, LCM को बोलेंगे बच्चों लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्त्य। ठीक है, जो भी है बिंदी कर देते हैं, और इसको बोलते हैं बच्चों महत्तम समापवर्तक। अब LCM और HCF निकालना है। ठीक है, ज़्यादा इस पर ज्ञान नहीं देते हुए बच्चों, मैं एक उदाहरण देता हूं। मैंने लिखा 336 तथा 54 का अपने को LCM और HCF निकालना है। किसका निकालना है बच्चों? 336 और 54 का। प्यारे बच्चों, 336 का पहले, 54 का, और 336 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही LCM और HCF निकालेंगे। आ जाओ। 336 बच्चों किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 एकम 2,
फिर एक बचा बच्चों 2 छंग 12 और एक बचा 2 अठे 16। प्यारे बच्चों और किससे जाएगा 2 से जाएगा, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 21 दूनी 42। अब मामला किससे जाएगा बच्चों 3 से कितनी बार 7 बार और 7 से कितनी बार 1 बार। क्लियर। अब 336 बराबर हम क्या लिखेंगे बच्चों 1 2 3 और 4 बार 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर मल्टीप्लाई में क्या है 3 इंटू 7 तो 3 इंटू 7 है। अब 54 का भी मैं निकाल लेता हूं लगे हाथ। 2 से जाएगा 2 दूनी 4 और 2 सते 14, फिर 3 से जाएगा 3 नम्बे 27, फिर 3 से जाएगा 3 तिया 9 और 3 से जाएगा बच्चों 1। और बच्चों यहाँ से इस 54 का भी अभाज्य गुणनखंड क्या आया बच्चों 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। मैं इसको थोड़ा सा खिसका के यहाँ ले आता हूँ। अगर इसको घात के रूप में लिखें तो 1 2 3 4 बार 2 है तो बच्चों इसको लिखेंगे 2 की घात 4 मल्टीप्लाई 3 की घात 1 ही है और 7 की घात 1 ही है तो 3 इंटू 7 लिख दिया। वैसे ही बच्चों इस 54 को लिखेंगे बच्चों 2 की घात तो 1 है लेकिन 3 3 बार है तो 3 की घात कितना हो गया बच्चों 3 बार हो गया। अब सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं एलसीएम। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, इसको ध्यान से देखना। तुम मुझे एक बात बताओ, यहां पर तुमको कितने अलग अलग अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं कि भाई हमको तो क्या दिख रहा है, हमको 2 नजर आ रहा है, हमको 3 नजर आ रहा है और हमको 7 नजर आ रहा है। 2 3 और 7 और नीचे भी 2 और 3 ही है तो 2 और 3, कोई अलग नंबर नहीं था। ठीक है। सबसे पहला काम बच्चों क्या करना है, जितनी अभाज्य संख्याएं दिखे सबको लिख दो, दोनों में मिला के सबको लिख देनी है। यहां तक मामला क्लियर। अरे यहां तक मामला क्लियर हुआ ना, फिर उसके बाद जो सबसे ज्यादा घात वाली है उसको उठा लो। 2 की घात इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, अरे भाई ऊपर वाले में ज्यादा है, उठा लो उसको, तो ये लिख दिया 2 की घात 4। क्लियर। फिर 3 की बारी आई, 3 किस में ज्यादा है, इसमें ज्यादा है या ऊपर वाले में ज्यादा है, नीचे वाले में ज्यादा है। कितनी घात है बच्चों 3 है और 7 तो ऊपर वाले में ही, नीचे वाले में तो है ही नहीं, तो 7 की घात तो 1 ही रहने देंगे और इनको कर देना है बच्चों मल्टीप्लाई। क्या कर देना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है। और बच्चों अब इसको आंसर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 बच्चों अगर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, अभी निकालते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बच्चों, एक तो हो गया 16, 3 तिया 9 तिया 27 बच्चों, ये हो जाएगा 27। 16 में 27 का बच्चों गुणा करेंगे, 16 सत्ते 112 का 2 हासिल लगी 11, फिर 16 दूनी 32 और 10 42 और 1 43 432 और इसमें भी गुणा किसका करना है 7 का, तो 7 दूनी 14 फिर 7 तिया 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 7 चौका 28 और ये 30। तो एलसीएम जो बच्चों आया हमारे पास वो 3024 आया है। कितना आया बच्चों 3024। एलसीएम निकालने के लिए क्या किया, वापस देखना, जो संख्याएं थी उसका अभाज्य गुणनखंड किया, उसको घात रूप में लिखा, जितनी भी अलग अलग अभाज्य संख्या है उसको बिछा दिया, फिर जिसमें सबसे ज़्यादा घात थी उसको उठा लिया और उसका गुणा कर दिया, तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम आएगा। क्लियर है मामला। अब बारी आती है किसकी बच्चों, एचसीएफ की। एचसीएफ का मामला क्लियर है बच्चों, जो संख्याएं दोनों में दिखे उस कॉमन को उठा लो। 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है तो 1 2 को उठा लिया। क्या इसके अलावा अब 2 इसमें है इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे। फिर बारी आती 3 की, 3 बच्चों इसमें भी है 3 इसमें भी है तो 1 3 को भी उठा लिया। क्या इसके अलावा ऐसी कोई संख्या है जो दोनों में बच रही हो, ठीक है 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है तो इसमें नहीं,
तो कॉमन उठाना, 2 का एक कॉमन उठा के 1 लिख देना है, ठीक है। 2 बार था, दोनों में था 2 2, तो उसका 2 लिख दिया। फिर 3 और 3 दोनों में था, तो उसका ये 3 लिख दिया। और 2 3 क्या हो गया बच्चों, 6। ये हमारा क्या हुआ, HCF हुआ। उतार लो बच्चों। अब बच्चों इसमें एक संबंध है। क्या है, एक संबंध है। और वो संबंध क्या है कि 2, नजर आ रहा है तुमको, बिल्कुल आ रहा है, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। मैं उसको A और B ले लेता हूं। क्या लिया बच्चों, A और B लिया। और इन दोनों का गुणनफल जो है, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल जो है, उन दोनों धनात्मक संख्याओं के LCM और उन दोनों धनात्मक संख्याओं के HCF के गुणा के बराबर होता है। इस लाइन को खा लो, ठूस लो, नगड़ लो बच्चों, एक क्वेश्चन तुमको इससे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। 2 संख्याओं का गुणनफल उसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहां पर 2 संख्याएं कौन सी थी, अरे यहां पर 2 संख्याएं कौन सी थी बच्चों, 336 और दूसरी संख्या क्या थी बच्चों, 54। और बच्चों LCM हमारे पास कितना आया, 3024 और HCF हमारे पास क्या है बच्चों, 6 है। तुम इसका गुणा भी करो, तुम इसका गुणा भी करो, दोनों सेम ही आएगा। चलो करते हैं। 6 चौक 24 का 4, हासिल लगी 2, 6 दूनी 12 और 2 कितने हो गए बच्चों, 14 और 6 तिया 18, 18,144। और इसका भी गुणा करोगे बच्चों तो 18,144 ही आएगा। LHS इक्वल टू RHS, ऐसा प्रूव करने के लिए भी हमें क्वेश्चन में दे सकता है, ठीक है। और इस पर भी MCQ आने के चांस पूरे पूरे बैठते हैं, ठीक है। उतार लो इसको, फिर और आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, अब मैं एक क्वेश्चन लिखवाता हूं। 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का बच्चों HCF अपने को दे रखा है 27। फिर उसके बाद LCM जो दे रखा है वो अपने को दे रखा है 162। और बच्चों पहली संख्या अपने को दे रखी है 54, पहली संख्या 54। तो दूसरी संख्या क्या होगी, ये अपने को निकालना है बच्चों। चलिए भाई निकाल लेते हैं, क्या आएगा। हम एक बात जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणा उन दोनों संख्याओं के LCM और HCF के बराबर होता है। अरे ये बात जानते हैं कि नहीं जानते, बिल्कुल जानते हैं। अब हमें पहली संख्या दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 54 यानी कि 54। और दूसरी संख्या अपने को निकालनी है। और बराबर LCM अपने को कितना दे रखा है बच्चों, 162। और HCF अपने को कितना दे रखा है, 27 दे रखा है। अब हमें निकालना है। देखो 3 चीजें अपने को क्वेश्चन में गिवन रहेंगी, दी हुई रहेंगी, और हमें कोई भी एक चौथी चीज निकालनी पड़ेगी। उसको X मान लो, B मान लो, A मान लो, तुम्हारा नाम मान लो, वो तुम्हारी मर्जी। अब चलो भाई निकालते हैं। तो B बराबर 162 इंटू 27 बटा 54। चलो भाई, वैसे ये 27 से 2 बार चला जाएगा, अपन 9 के पाड़े से काटते हैं। 9 तिया 27, 9 छंग 54, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से भी ये कट जाएगा, 2 अठे 16, 2 एकम 2। तो B बराबर कितना आएगा बच्चों, 81 आएगा। बच्चों ये प्रश्न 2024 के पेपर में तुमको मिलेगा। इज दैट क्लियर। चलो भाई और आगे बढ़ जाते हैं, बच्चों। LCM HCF का मामला हो गया। अब अपरिमेय संख्या प्रूव कर लेते हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न, सिद्ध कीजिए रूट कौन सा लें, 2 ले लेते हैं। चलो रूट 2 1
अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलो भाई, अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए बच्चों एक विरोधाभास मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है बच्चों? विरोधाभास विधि। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई चीज प्रूव करनी है, कोई चीज सिद्ध करनी है, तो हमें इसका उल्टा मान लेना है, उसको गलत प्रूव करेंगे और हम सही प्रूव अपने आप हो जाएंगे। क्या बोला मैं क्या बोला? अगर हमको √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमें जस्ट इसका उल्टा ले लेना है। बच्चों क्या लेंगे? √2 का अपरिमेय है तो हम √2 को परिमेय संख्या ले लेंगे और हम उसको गलत प्रूव कर देंगे कि √2 परिमेय नहीं है, तो इसका मतलब √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आ जाओ, अब इसको सिद्ध करने से पहले कुछ बातें जो मैं तुमको बताना चाहता हूं। एक बात है बच्चों, सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या है बच्चों? सह अभाज्य संख्याएं। बच्चों सह अभाज्य संख्याएं कोई एक संख्या नहीं होती है, ये दो संख्याएं होंगी और वो दो संख्याएं ऐसी होंगी, वे दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। देखो ये मैंने क्या लिखा, इससे अपने मैटर नहीं करना। मैंने लिखा बच्चों 4 और मैंने लिखा 9। आपके सामने मैंने दो संख्याएं लिखी हैं। अब मुझे एक बात बताओ, 1 के अलावा, 1 के अलावा क्या ऐसी कोई संख्या है क्या जो इस दोनों को काट दे? मतलब इन दोनों में उसका पूरा पूरा भाग चला जाए? नहीं है। अरे नहीं है बच्चों, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 4 और 9 दोनों को काट सकती है। इसका मतलब 4 और 9 जो है वो एक सह अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब अगर मैं लिखूं 4/9 या फिर मैं लिखूं 9/4, तो ऐसा कोई है जो अपन इसको काट दे? नहीं काट सकते। इसका मतलब 4 और 9 जो है वो सह अभाज्य संख्या है, जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा 2,3, मैंने लिखा 9,7, मैंने लिखा 14,15। तो ये जो संख्याओं के जोड़े हैं ये सह अभाज्य संख्या है कि इनको हम काट नहीं सकते हैं एक दूसरे से। कोई ऐसी कॉमन संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। क्लियर? बात नंबर 1 ये हो गई। बात नंबर 2 कि अगर मैंने लिखा 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर जो है वो 2 से विभाजित है। किससे विभाजित है बच्चों? 6 का स्क्वायर 2 से विभाजित है। इसको खींच के यहां लाना पड़ेगा ये बच्चों। चल भाई तू भी आ जा। 6 का स्क्वायर 2 से विभाजित है, मतलब 6 का स्क्वायर कितना? 36। क्या 36 में 2 का पूरा पूरा भाग अगर जाता है? बिल्कुल जाता है। अगर 6 का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो 6 भी 2 से विभाजित होगा। 6 भी 2 से विभाजित होगा। अगर किसी संख्या के स्क्वायर में किसी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उस संख्या खुद से भी उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाएगा। 6 का स्क्वायर 2 से विभाजित है तो 6 2 से विभाजित होगा ही होगा। मैंने लिखा बच्चों 9 का स्क्वायर 3 से विभाजित है तो 9 भी 3 से विभाजित होगा। 9 के स्क्वायर में 3 का भाग जाता है तो 9 में भी 3 का भाग जाएगा ही जाएगा। और अब इसको अगर जनरलाइज करूं कि अगर बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर क्यों लिखूं? मैंने लिखा पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा। पी भी 2 से विभाजित होगा। क्लियर? कुल मिला के जनरल बात ये थी, किसी संख्या के स्क्वायर को कोई संख्या काट देती तो वो संख्या को भी वो संख्या खुद काट सकती है। पी के स्क्वायर में 2 का भाग जाएगा तो पी में भी 2 का भाग जाएगा ही जाएगा, ये शाश्वत सत्य है। क्लियर? अब इधर देखना, चलिए भाई अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं इन सब को हटा रहा हूं।
चलो भाई, और इसको सिद्ध करते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। माना √2 एक परिमेय संख्या है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास विधि यूज कर रहे हैं। जो हमें प्रूव करना है उसका उल्टा, उसका अगेंस्ट अपने ने मान लिया है। अब इसको गलत प्रूव करेंगे आगे जाके। √2 एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब बच्चों √2 जो है वो p/q के बराबर हो गया, जहां पर q 0 नहीं है। और मैं एक बात और लिख रहा हूं, p और q जो है वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं बच्चों? सह अभाज्य संख्याएं। अगर √2 परिमेय संख्या है तो मैं उसको p/q के बराबर तो लिख सकता हूं, परिमेय संख्या की परिभाषा है। और p और q को कौन सी संख्याएं लिए मैंने? सह अभाज्य संख्या, जिनका कोई कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड नहीं है। इन दोनों को एक दूसरे को कोई काट नहीं सकता है। क्लियर? अब और आगे बढ़ते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर बच्चों √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा p का स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। भाई p स्क्वायर यही रहेगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा। और इसको डब्बा बना के समीकरण नंबर 1 लिख देता हूं। क्लियर है मामला यहां तक? चलो भाई, इस समीकरण का बाद में यूज लूंगा। अब ये 2 जो है बच्चों वो इधर आ जाएगा, ये गुणा में है तो इधर आ जाएगा, तो भाग में आ जाएगा। तो p स्क्वायर बटा 2 बराबर q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? क्या लिखा बच्चों मैंने क्या किया? √2 को p/q लिखा, फिर दोनों तरफ वर्ग कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो आया उसको समीकरण नंबर 1 लिख दिया। फिर इस 2 को नीचे ले गया तो यहाँ पे बच्चों p स्क्वायर बटा 2 हो गया। इसका मतलब ये है कि p स्क्वायर में 2 का भाग गया। और अगर p स्क्वायर में 2 का भाग गया तो हम एक लाइन और लिख सकते हैं कि p में भी 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो वो लाइन लिखो बच्चों, p स्क्वायर 2 से विभाजित है, p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p भी 2 से विभाजित होगा। जैसे ही p स्क्वायर बटा 2 दिख गया हमने ये दोनों लाइनें लिख दी। जैसे ही p स्क्वायर बटा 2 लिख दिया हमने ये दोनों लाइनें लिख दी कि p स्क्वायर 2 से विभाजित है तो p में भी 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। अब सुनना मेरी बात कि अगर p में 2 का भाग गया है तो हमारे पास कुछ आएगा तो सही, भाई कुछ संख्या मिलेगी तो सही। और हमने उसको क्या मान लिया बच्चों? r मान लिया। क्या माना? r मान लिया। अब मैं इसको वापस गुणा कर रहा हूं तो p बराबर क्या हो जाएगा? 2 का r से गुणा करेंगे तो 2r। अब मैं यहां पर वापस वर्ग कर रहा हूं, दोनों तरफ वर्ग करने पर p का स्क्वायर बच्चों, p स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 और r का स्क्वायर बच्चों क्या हुआ? r स्क्वायर। और इस डब्बे को मैं ले लेता हूं समीकरण नंबर 2। इज दैट क्लियर? अब सुनना, समीकरण नंबर 1 को ध्यान से देखो, समीकरण नंबर 2 को भी ध्यान से देखो। समीकरण 1 में p स्क्वायर का मान क्या आ रहा है? 2q स्क्वायर। समीकरण 2 में p स्क्वायर का मान क्या आ रहा है? 4r स्क्वायर। p स्क्वायर की वैल्यू ये भी है, p स्क्वायर का मान ये भी है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, तो ये 2q स्क्वायर जो हुआ वो बच्चों 4r स्क्वायर के बराबर हो गया। अब इसको काट सकते हैं बच्चों, ये 2 1 जा 2 2 जा 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 2r स्क्वायर। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा, भाग में आ जाएगा बच्चों, तो q स्क्वायर बटा 2 बराबर r स्क्वायर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात,
जब पी स्क्वायर बटा 2 दिखा था तो हमने ये 2 लाइनें लिखी थी, तो जब क्यू स्क्वायर बटा 2 लिखा है तो हम क्यों पीछे हटे, यहां भी 2 लाइनें लिख सकते हैं। क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा। बच्चों क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन कैसे खत्म, इधर देखना। अब यहां पे 2 फर्जी सी लाइनें लिखेंगे अपन। हमने P और Q को क्या माना, सहअभाज्य संख्याएं, और हम लाए क्या कि भाई P को दो जो है P को भी विभाजित कर रहा है, 2 जो है Q को भी विभाजित कर रहा है, तो ये तो कॉमन फैक्टर निकल गया, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल गया, जो कि हमने जो माना उसका विरोधाभास हो गया। इसका मतलब अब हम लिखेंगे बच्चों, हम गलत साबित हुए, भाई तुमने जो कहा था वही सही है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। P तथा Q का उभयनिष्ठ, ये लाइन लिखनी है ना, P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि विरोधाभास है। अतः हमने जो माना वह विरोधाभास है। हमने जो माना वह विरोधाभास है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बच्चों अगर एक छोटे शब्दों में मैं कहूं, इस सवाल को क्या करना है, तो रटना है। ठीक है, रटना ही है। समझ में आ गया, मुझे अच्छी बात लगी, लेकिन इसकी एक एक लाइन अपने को रटनी है बच्चों। √2 को P/Q के बराबर ले लिया, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, समीकरण 1 बना दी, फिर 2 को नीचे ले गए, 2 लाइनें लिख दी, फिर अब भाग दिया तो कुछ तो आएगा, फिर वापस मल्टीप्लाई कर दिया, वापस वर्ग कर दिया, एक और समीकरण बना दी, वो समीकरण और ये समीकरण दोनों को एक दूसरे के बराबर करके वापस हम ये कंडीशन ले आए, वापस 2 लाइनें लिख दी, वापस 4 लाइनें लिख के खत्म क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के आधार पर बच्चों सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर इसकी जगह √3 आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, √3, तो जहां जहां 2 लिखा है वहां वहां 3 कर दो, 3 3 3 3 3 3, और बच्चों ये 3, बस 4 की जगह 3 का स्क्वायर 9 कर देना है, 9 3, फिर ये 3 3 3 3, और ये 3 और ये 3, ये √3 भी प्रूव हो गया। ऐसे ही √5, ऐसे ही √7 हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, उतार लो बच्चों। चलो भाई, इसी के तर्ज पर बच्चों मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने कहा 3+, चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन अपन, हाँ चलो यही ले लेते हैं, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी सिद्ध कर देते हैं। ये छोटा क्वेश्चन बच्चों आ सकता है, सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। बच्चों सुनना ध्यान से, हम एक बात तो जान गए कि √2, √3, √5 ये सब तो अपरिमेय संख्या है। यहां भी मेथड वही विरोधाभास वाला ही कि माना बच्चों 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है।
कौन सी संख्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब 3 + 2√5 को हम क्या ले लेंगे बच्चों? a/b के बराबर ले लेंगे। इसको a/b ले लिया, तुम p/q a/b में टेंशन मत लेना भाई, है ना, एक ही बात है। जहां b 0 नहीं है और a और b क्या है? सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या है। अब इसमें जो अपरिमेय संख्या क्या है? √5, ये तो हम जानते हैं, इसको यहीं रहने देना है, बचा जो सब वहां भेज देना है। तो 2√5 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों a/b -3, और √5 बराबर क्या हो जाएगा? ये दो बच्चों नीचे आ जाएगा और अंदर बचेगा a/b -3। ये ले आए बच्चों। अब हम एक बात जानते हैं कि √5 तो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अगर √5 अपरिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या ही होगी। तो अब 2-3 लाइनें बच्चों लिखनी है। चूंकि a तथा b पूर्णांक है, a तथा b पूर्णांक है, इसलिए 1/2 a/b -3 ये वाला परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इस हिसाब से अतः √5 भी एक परिमेय, √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, और √5 भी एक परिमेय संख्या हो गई भाई। √5 भी परिमेय होगी। अगर ये a और b पूर्णांक हैं तो ये परिमेय संख्या हुई, और अगर ये परिमेय संख्या हुई तो ये भी परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 तो क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। अतः 3 + 2√5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों ये लाइन रट लेनी है, ठीक है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए सेम ऐसा करना है और ये लाइनें लिख दी हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछ ले बच्चों 7√5 को अपरिमेय प्रूव करो, तो पहले 7√5 को क्या मान लेना बच्चों? a/b। फिर √5 बराबर क्या हो जाएगा? a/7b। फिर वही लाइन लिखनी है कि a और b पूर्णांक है, तो a/7 भी परिमेय संख्या है, अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत बात है। √5 तो अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय होगा। ठीक है, इस टाइप की 2-3 लाइनें याद रख लेनी है। अब बच्चों सारे कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पर समाप्त होते हैं, और मैं करवा रहा हूं अब क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, आ जाओ भाई। आंसर भी लिख रखे हैं यार। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है बच्चों? √10, √24, √35, √121। अरे बच्चों √121 है, अगर इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये तो 11 का स्क्वायर है, और 11 तो एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर चौथा सही जवाब होगा। बाकी ये सब अपरिमेय भाई। ये देखो रूट में 5 × √2 है, ये भी वैसा ही कुछ है। इसको खोलेंगे तो खुलेगा ही नहीं, डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगला बच्चों 2 - √3 खटैक अपरिमेय संख्या है। फिर उसके बाद पाई, बच्चों पाई क्या है? हम जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई वास्तविक संख्या भी तो है। इसका मतलब बच्चों ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। 2 और 3 दोनों। इसका मतलब ये है कि पेपर को ध्यान से पढ़ना है, यूं नहीं कि पाई दिख गया और मास्टर ने बताया था अपने को तो पाई तो अपरिमेय, टिक करके आ जाओ। वास्तविक संख्या देखना ही भूल नहीं जाओ, है ना, इसका ध्यान रखना। निम्न में से अपरिमेय संख्या बच्चों, ये परिमेय, सारे बार वाले भी परिमेय, जिसको p/q में व्यक्त किया जा सके वो भी परिमेय, तो ये रिपीट भी नहीं कर रहा। अशांत अनावृत्ति दशमलव है।
144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात क्या होगी बच्चों? तो 144, 2 सत्ते 2 दूनी 4, फिर 2 बच्चों 2 तिया 6 और 2 छंग 12, फिर 2 बच्चों 2 एकम 2, 2 अठे 16, फिर 2 2 नमे 18, फिर 3 3 तिया 9, फिर 3 3 एकम 3। ठीक है, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 है बच्चों। तो 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि p स्क्वायर एक सम संख्या है तो p क्या होगी? अरे बच्चों, सम संख्या का स्क्वायर ही सम संख्या तो होगा ही होगा। यदि संख्या a तथा 18 का एलसीएम 36 और a और 18 का एचसीएफ 2 है तो a का मान बच्चों, पहली संख्या a है, दूसरी संख्या 18 है। दो संख्याओं का गुणनफल उसके एलसीएम यानी कि 36 और उसके एचसीएफ क्या दे रखा है अपने को? 2 के बराबर होता है। आ जाओ, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 36 इंटू 2 बटा 18। बच्चों 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 में 2 का गुणा किया, a इज इक्वल टू क्या आया? 4, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन भी 4, आंसर भी 4। 96 और 404 का मस यानी कि एचसीएफ की बात हो रही है। चलो भाई, 96, 2 से 2 चौके 8, 2 अठे 16, फिर 2 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 बच्चों, फिर 2 12 दूनी 24, और फिर 2 2 छंग 12, फिर 2 2 तिया 6, और फिर 3 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तिया 96, सही किया। और 404 का भी बच्चों निकाल लेते हैं। 2 2 0 2, 2 दूनी 4, फिर 2 101, फिर 101 से ही जाएगा एक बार। बच्चों ये प्रश्न मैं कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये रखनी है कि पहले तुम इस क्वेश्चन को देखो, तुम करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे तो तुम्हारा थोड़ा सा भला ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। अब 96 क्या है बच्चों? 1 2 3 4 5 बार तो 2 लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर एक बार क्या है बच्चों? 3 है। फिर 404, 2 इंटू 2 इंटू 101। बच्चों एचसीएफ निकालने के लिए अपने को कॉमन देखना पड़ता है। 1 2 का 2 निकाल लिया बच्चों, इन दोनों 2 का ये भी 2 निकाल लिया। क्या इसके अलावा ऐसी कोई संख्या है जो दोनों में है? नहीं है। तो 2 दूनी 4। बच्चों एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया। और आगे बढ़ते हैं। यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ बराबर एलसीएम हो, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम तभी सेम हो सकता है, तभी बराबर हो सकता है, जब दोनों संख्याएं भी समान हो। मैंने लिखा 5 और 5, बच्चों एलसीएम कितना आएगा? तो 5। एचसीएफ कितना आएगा? तो वो भी 5। ठीक है, दो संख्याएं समान होंगी तभी ऐसी कंडीशन हो सकती है कि एचसीएफ और एलसीएम समान हो, वरना नहीं हो सकता है ना। इस बात का ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन आया 2024 में बच्चों। 144 और 198 का एचसीएफ, चलो भाइयों निकालते हैं। 2 सते 14, 2 दूनी, ये तो अभी निकाला था शायद, 2 तिया 6, और ये 18 बच्चों, 2 नमे 18, 3 तिया 3 एकम, और क्या दे रखा है? 198। चलो भाई, ये हो जाएगा 2 नमे 18, 2 नमे 18, 3 की टेबल से जाएगा बच्चों। 3 तिया 9, 3 तिया 9, और फिर 3 एकम एकम, और 11 एक अभाज्य संख्या है। आ जाओ भाई एचसीएफ निकालते हैं। 144 बराबर 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3, फिर उसके बाद 198, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अब एचसीएफ के लिए तो अपन को कॉमन देखना पड़ता है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 बाहर निकाल दो।
फिर उसके बाद 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, बाहर निकाल दो। फिर उसके बाद 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये भी बाहर निकाल दिया। 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो ऑप्शन नंबर पहला इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा तो कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखें। अरे बच्चों 2 से जाएगा कितनी बार, 2 सते 14, 2 अठे 16। फिर 2 से जाएगा कितनी बार, 2 तिया 6, 2 9 में 18। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और फिर 13 से ही जाएगा। तो बच्चों 2 बार 2 है तो 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी, और हजारों लाखों करोड़ों अनंत संख्याएं हो सकती हैं भाई, बचपन से पढ़ रहे हैं ये। दो संख्याओं a तथा b का HCF क्या होगा बच्चों? और a और b अलग अलग संख्या है तो उसका HCF 1 ही होगा यार। ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, अति लघुत्तरात्मक। बच्चों अभी क्वेश्चन कराया मैंने ये। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का महत्तम समापवर्तक HCF और LCM को ज्ञात कीजिए। बच्चों 510, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। देखो 5 + 5 + 2 12, 3 के पहाड़े में आता है। 3 की भाजकता का नियम है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में जाए तो वो संख्या भी बच्चों 3 से विभाजित होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, 3 अठे 24 और 3 पंचे 15। फिर 5 से जाएगा 17 पंचे 85, फिर 17 से जाएगा 17 एकम 17। वैसे ही बच्चों 92, 2 से बच्चों कितनी बार, 2 चौके 8, 2 छंग 12, फिर 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 से जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। चलो भाई, अब हमें HCF और LCM निकालना है। 510 बराबर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओ हो 92 हमारे पास है 2 इंटू 2 इंटू 23, जो कि 2 की घात 2 इंटू 23 है। अगर बात करते हैं बच्चों LCM की, तो जो अलग अलग संख्याएं उसको लिखो। हमारे पास 2 है, हमारे पास 3 है, हमारे पास 5 है, हमारे पास 17 है और हमारे पास 23 है। मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। 2 की हाईएस्ट पावर इसमें है, नहीं है, इसमें है। कितनी है, 2। फिर 3 भी एक बार है, 5 भी एक बार है, 17 भी एक बार है और 23 भी एक बार है। इन सबको गुणा करोगे बच्चों तो तुम्हारे पास LCM आएगा, जो कि घर के लिए सप्रेम बेट है। गुणा करके लिखना है ना। चलो भाई HCF निकालेंगे। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो HCF क्या आ जाएगा, 2। और तुम इसमें वो थ्योरम भी लगा देना, दो संख्याओं का गुणा बराबर इनके LCM और HCF के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, तब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दो संख्याओं 90 तथा 144 का LCM 720 हो, दो संख्याओं का गुणा उसके LCM और HCF के बराबर होता है। अपने को HCF निकालना है, तो 90 इंटू 144 बराबर 720 और HCF को मान लो X। इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो बच्चों X बराबर 90 मल्टीप्लाई 144 बटा 720। चलो भाई, किससे भेजे, 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 अठे 72, 8 से जाएगा बच्चों, 8 एकम 8, कितना बचा, 6, 8 अठे 64। तो x बराबर 18, ये होगा हमारा HCF। सिद्ध कीजिए कि √3 का परिमेय संख्या। बच्चों सिद्ध कर करके थके, अब ये भी अब कर लेना घर के लिए सप्रेम बेट, ये भी कर लेना बच्चों।
इसको अपन कर लेते हैं। दो संख्याओं का HCF ये है तो LCM ज्ञात करो। दो संख्या का गुणा उसके LCM और HCF के बराबर होता है। अरे बच्चों 306 गुणा 657 बराबर LCM अपने को निकालना है तो x मान लो और HCF अपने को दे रखा है 9। आ जाओ भाई, x बराबर ये 9 नीचे चला जाएगा, 306 इंटू 657 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों 9। 9 से जा रहा है, 9 तिया 27, 3 बचे, 9 चौक 36, तो x बराबर 34 इंटू 657 बच्चों करना और जो आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से 6, 72, 72 और 120 का LCM और तीन संख्याओं, इस बार अपने को बच्चों तीन संख्याओं का LCM और HCF निकालना है। आ जाओ बच्चों अभी निकालते हैं। सबके पहले अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर दो। ये तो छोटा सा है, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। वैसे ही बच्चों 72 का निकाल लेते हैं। 2 36, 2 18, 2 90, 3 तिया 9 और 3 एकम, तो ये 72 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर उसके बाद बच्चों 120, आ जाओ भाई, 2 छंग 12 तो 60, फिर वापस 2 30, फिर वापस 2 15, फिर 3 पंचे 15 और 5 एकम 5, तो ये भी हो जाएगा बच्चों 120 बराबर 3 बार 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई में 3 इंटू 5। अगर इसको घात रूप में लिखते हैं, 2 इंटू 3 तो चलो 1 है, 2 2 2, 2 की घात 3 और 3 की घात 2 है। इसको लिखें तो 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5 है। अब अगर अपने को LCM निकालना है तो बच्चों सारी अलग अलग संख्याएं बिछा दो, 2 3 2 3 2 3 और 5 है, तो 2 3 और 5, 2 की हाईएस्ट पावर इसमें इन दोनों बराबर है वैसे तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3। फिर 3 की सबसे ज़्यादा घात किस में है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो क्या लिखा जाएगा बच्चों 2, और 5 की हाईएस्ट घात कितनी है 1 ही है, तो ये जो मल्टीप्लाई करोगे वो तुम्हारा क्या आ जाएगा LCM। अब बारी आती है किसकी बच्चों HCF की। कॉमन, अब तीनों का एक कॉमन निकलेगा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो HCF क्या आया बच्चों 2। फिर उसके बाद 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो इसमें गुणा करेंगे बच्चों 3 का। क्या इसके अलावा ऐसी कोई संख्या है जो बच्चों इन सब में है? अरे नहीं है, तो इसका मतलब HCF कितना हो गया बच्चों 6 हो गया। क्लियर है मामला? चलो भाई, ऐसे हमने LCM HCF दोनों निकाल लिए। थैंक यू बच्चों। तो ये हमारे प्रश्न थे चैप्टर नंबर 1 के। इतना करने के बाद बच्चों 4 में से 4 इस लेक्चर से हमारे क्लियर होते हैं। अच्छे से एक बार रिपीट कर लेना बच्चों, देखना पड़े तो एक बार और देख लेना, एक एक क्वेश्चन खुद से भी करना, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।